Welcome to our channel Academia. This is Shivansh here and I will be taking your physics section. तो आज शुरू करेंगे हम क्लास 11 का फिजिक्स। तो क्लास 11 का फिजिक्स शुरू करने से पहले हमें जो चैप्टर पढ़ना है, जो एक्चुअल फिजिक्स हमारी शुरू होगी काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन से। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स हैं, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू रखें क्लास 11 के फिजिक्स का, तो क्लास 11 के फिजिक्स में जैसे कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हमारे काइनेमेटिक्स में चले जाएंगे, फिर उसके बाद के चैप्टर मैकेनिक्स में, फिर वेव का सेक्शन आएगा, फिर फ्लूइड्स, सॉलिड्स, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तकरीबन 16-17 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। लेकिन उन सारे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें जो स्टार्टिंग में आना चाहिए वो क्या है, हमारे पास कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जिनका बेसिक हमें पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये मैथमेटिकल टूल्स कोई फिजिक्स का पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, मैथ के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसके हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे, अपने फर्दर फिजिक्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि हमने जो भी पढ़ा अभी तक 10th के फिजिक्स में, जैसे एक फॉर्मूला था 10th के फिजिक्स में, ओम्स लॉ, V = IR। तो V = IR नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म एप्लीकेशन है, या 1/v + 1/u = 1/f। तो ये फ्रैक्शनल एडिशन का एक एप्लीकेशन था। अब अगर बात करें हम अपने फर्दर फिजिक्स की, जो हम जैसे एक सेक्शन में बात कर रहे होंगे, जैसे काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में हम बॉल को प्रोजेक्ट करने की या फिर जो सारी चीज़ें बात कर रहे होंगे, उसमें जो फिजिक्स आएगी या उसमें जो फिजिक्स सॉल्व करने के लिए हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसका बेसिक हमें एक बेस मिल जाएगा कि वो वाली मैथ्स हमें कैसे सॉल्व करना है, या फिजिक्स के वो वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली मतलब ये चैप्टर क्या है, बेसिकली हमारे फिजिक्स में जितने भी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमको जो भी फिजिक्स सॉल्व करना है, उनका ये एक चैप्टर बेस है। इस चैप्टर में हमें एक्चुअली 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सब टॉपिक्स जो मैथ में अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उसका सिर्फ बेसिक नॉलेज जानना है। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारे पास फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हमें बेसिक मैथमेटिक्स में आने चाहिए। तो मतलब ये कुछ चैप्टर हैं जिनका बेसिक अगर हमें पता हो, तो हमारे आगे की जो भी फिजिक्स में चैप्टर में या फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनको सॉल्व करने में हमारे लिए काफ़ी ईज हो जाएगा। तो हम बहुत ईजिली उन सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे कि उसकी मैथमेटिक्स कैसे वर्कआउट कर रही है। बाकी फिजिक्स तो सीख ही लेंगे, बस ये अगर आ गया तो वो मैथ्स भी आ जाएगा। तो ओवरऑल फिजिक्स और मैथ्स अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, और तो इस पूरे पोर्शन में हमें फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, ये बहुत छोटा पढ़ना है। इसमें फंक्शन भी छोटा ही टॉपिक है, इसको थोड़ा सा बड़ा पढ़ेंगे, और ये दोनों भी अपने ये 3 यूनिट थोड़े से बड़े हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये फंक्शन वाला यूनिट। तो बात करें अगर हम फंक्शंस की, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस को हम कैसे समझें, तो फंक्शंस को बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जो वेरिएबल्स को रिलेट करता हो। ठीक है, कुछ ऐसा जो 2 वेरिएबल्स को रिलेट करता हो। लाइक एक ऐसे मशीन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं जिसमें अगर हम कुछ इनपुट डालें तो ये प्रोसेस होके क्या दे, हमें आउटपुट दे। ठीक है, एक अगर हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं तो ये एक फंक्शन क्या करेगा, प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा। अगर इसको अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से समझे, तो लेट से कि अगर हमारे पास एक जूसर है, तो जूसर को एक अपन फंक्शन मान लेते हैं। एक जूसर है जिसे हम फंक्शन मान लें। अगर हम यहाँ उसमें लेट से कि कोई फ्रूट डालेंगे तो हमें इसका जूस आउटपुट मिल रहा है। तो इस जूसर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं अपन, फंक्शन जैसे। तो फंक्शन बेसिकली क्या है कि हम इसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि हम लिखते हैं y = f(x). इसका मतलब क्या है कि y हमारे पास आउटपुट मिल रहा है और ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y = f(x) का मतलब क्या है कि y हमारे पास आउटपुट है और ये फंक्शन किसका है, x का। अब इस फंक्शन में 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि वो वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा हो। तो वो वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा हो का क्या मतलब है कि y = अगर f(x) लिख रहा हूँ, तो ये जो y वेरिएबल है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कि वो डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब हो गया कि वो वाला वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो। तो ये f(x), अगर ये x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो हमारा y भी चेंज होगा। तो इस हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये इस इनपुट में जाने वाले x पे डिपेंड कर रहा है।
तो ये वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये जो x है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, किसी भी फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, अगर x का फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन किसका है, x का, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, एफ ऑफ एक्स का मतलब कि फंक्शन ऑफ x। लेट्स से कि कोई भी अगर हम एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिखते हैं x क्यूब प्लस 1, ठीक है, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1, या इसको हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, और ये एफ ऑफ x जो फंक्शन ऑफ x क्या है वो क्या है, x क्यूब प्लस 1। तो बेसिकली हमें y हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट, ठीक है। तो अगर अब हम लिखते हैं कि f ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या है कि हमने किसको रिप्लेस किया है इसमें, x को रिप्लेस किया है 1 से। f ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ कि x को रिप्लेस कर दिया हमने 1 से, तो अब ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो f ऑफ 1 विल बी 1 का क्यूब प्लस 1, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 रखा, f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, तो अब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 का मतलब कि फंक्शन ऑफ 1, तो फंक्शन क्या था अपने पास, x क्यूब प्लस 1। अब f ऑफ 1 में क्या रखेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, तो दिस विल बी 2। अब जैसे इसी वाले इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स क्या था अपने पास, एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे एफ ऑफ 2 रख दें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 1, दैट विल बी 9। तो एफ ऑफ 2 का क्या मतलब हो गया, 2 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। जैसे कि हमारे पास एक और फंक्शन, जैसे कि कोई भी फंक्शन हम उठा लें, जैसे कि हमारे पास सॉलिड स्फेयर के वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है, सॉलिड स्फेयर के या स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था अपने पास, एफ ऑफ वी लिखते हैं या एफ ऑफ आर लिखते हैं, ठीक है। उसमें वेरिएबल क्या होता है, रेडियस होता है, तो एफ ऑफ आर को लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वॉल्यूम के स्फेयर का जो फॉर्मूला है वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। जैसे जैसे हम आर चेंज करेंगे, मतलब ये आर क्या है, रेडियस, तो जैसे जैसे हम रेडियस चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा, स्फेयर का वॉल्यूम अलग अलग मिलेगा। तो अगर लेट से कि हम लिख देते हैं एफ ऑफ 0, तो वॉल्यूम कितना मिलेगा, 0। अच्छा, इसको डायरेक्टली समझ भी सकते हैं कि अगर एक स्फेयर है, अगर स्फेयर को अपन हम 0 रेडियस का बोलें, तो 0 रेडियस का क्या होता है, पॉइंट होता है, स्फेयर हम 0 रेडियस का बोल ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर एफ ऑफ 1 लिखें तो 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी ले लो, 1 सेंटीमीटर का अगर रेडियस का हम एक स्फेयर ले रहे हैं तो उसका एक वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब। जहाँ पे r था अगर वहाँ 1 रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे r की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, दिस विल बी 4/3 पाई। अगर ये सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम किस में लिखते हैं, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों वेरिएबल को रिलेट कर रहा है। ये क्या हमारे पास फंक्शन है कि हमारा इन आउटपुट क्या होगा, डिपेंडिंग कि हमारा रेडियस जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कितना है। तो दिस इज बेसिकली अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन में इतनी सारी चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए। कुछ और चीज़ें जैसे कि इसी में अगर आगे देखें कि अगर एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं 2x क्यूब माइनस 1, अगर एक फंक्शन ले लें 2x क्यूब माइनस 1 और इसमें हम अगर एफ ऑफ 0 लिख दें, ठीक है, एफ ऑफ f0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, अगर कुछ ऐसा आ जाए कभी, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को, ऐसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, पहले एफ ऑफ 0 का मतलब कि x की जगह पहले 0 रखें, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर 0 रखेंगे तो -1। तो फर्स्ट फंक्शन जब ये सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है, फिर इसके बाहर वाले को, फिर इसके बाहर वाले को। तो एफ ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 0 का मतलब कि x की जगह 0 रखें, तो ये -1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद सॉल्व करने पे, एफ ऑफ -1, ठीक है। अब एफ ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2x क्यूब -1। अब यहाँ -1 रखेंगे तो दिस विल बी 2 इंटू -1 का क्यूब इंटू -1, तो दिस विल बी -2 -1 विल बी -3, ठीक है। तो एफ ऑफ -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इस फंक्शन की, -3। एफ ऑफ -1 रखने का मतलब कि x की जगह -1 अगर रिप्लेस करें इसी फंक्शन में तो कितनी वैल्यू आ रही है, -3। तो फाइनली ये क्या बन जा रहा है, एफ ऑफ -3। फाइनली ये क्या बना, एफ ऑफ -3। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, -3 का क्यूब इंटू 2 -1, तो दैट विल बी -54 -1 -55। तो फंक्शंस के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व हम कर सकते हैं कि सबसे फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, उसमें एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अब x की जगह जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे अपना फंक्शन जो भी है, जैसे अगर x क्यूब प्लस 1 है तो अगर एफ ऑफ 1 लिख रहे हैं तो वहाँ पे 1 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, अगर एफ ऑफ 2 लिख रहे हैं तो 2 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए जैसे इधर x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स का मतलब कि
एक फंक्शन हमें मिला f(2) का मतलब कि जहाँ पे x था वहाँ पे 2 हो गया, तो जो फंक्शन है वहाँ पे भी x की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इन फंक्शन। अब बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की, जो कि क्या है अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि एंगल क्या है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करेगा, एंगल से ही डील करेगा। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा 10th का, तो साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या होते थे, एंगल्स ही होते थे। ठीक है, कि अगर एक राइट ट्रायंगल है तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वाली चीज़ है। तो सबसे पहले एंगल समझते हैं। तो एंगल को हम क्या बोल सकते हैं कि इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू लाइंस। ठीक है, इंक्लिनेशन बिटवीन एनी टू लाइंस, उसको हम क्या समझ सकते हैं, एंगल समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितना इंक्लिनेशन है, दैट विल बी एंगल। ठीक, अब ये एंगल कैसे कैसे हो सकते हैं, ये एंगल होता है दो तरीके का, एक होता है सॉलिड एंगल और एक होता है प्लेन एंगल। ठीक है, तो हमें डील जो करना है वो किससे डील करना है, प्लेन एंगल से। सॉलिड एंगल से हमें डील नहीं करना है। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और ये होता है एस्टेरेडियन। इसको बस नॉलेज के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं अपन, एस्टेरेडियन में, और प्लेन एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियन में। तो ये वाली चीज़ें तो हमें नहीं पढ़नी है, ये वाली चीज़ें तो है ही नहीं सिलेबस में, ये वाली चीज़ें ही डील कर रहे होंगे, प्लेन एंगल के बारे में ही सारी चीज़ें। तो अब प्लेन एंगल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है अपना रेडियन और एक होता है अपना डिग्री। ठीक है, प्लेन एंगल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेडियन के फॉर्म में, एक डिग्री के फॉर्म में। 10 तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो किसके फॉर्म में पढ़ते आ रहे थे, डिग्री के फॉर्म में। अभी जो हम पढ़ रहे होंगे वो मोस्टली किस में पढ़ रहे होंगे, रेडियंस के फॉर्म में। तो डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन पहले समझ लेते हैं कि वो कैसे करते हैं हम। डिग्री और रेडियन का बेसिकली कि जो अपना 360 डिग्री होता है दैट इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, 360 इज बेसिकली 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इसका हाफ किया हमने, तो ये भी कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। सिमिलरली 90 डिग्री इसका हाफ, तो इसका हाफ विल बी पाई बाई 2 रेडियन। अगर इसको एक बार और हाफ कर दें 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। तो रेडियन से डिग्री जाने का फॉर्मूला क्या है, रेडियन टू अगर डिग्री जाना हो, रेडियन से डिग्री जाना हो तो क्या करेंगे, बेसिकली क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, ऊपर डिग्री चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें डिग्री ऊपर चाहिए तो डिग्री वाले टर्म को ऊपर रखते हैं, तो 180 बाई पाई इंटू रिक्वायर्ड रेडियन। ठीक है, जैसे कि पाई बाई 4 को कन्वर्ट करना है, रिक्वायर्ड नहीं, पाई बाई 4 को अगर जो जिस रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, उस वाले को ऊपर रखेंगे। अगर पाई बाई 4 को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो कैसे हमें कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया हमने कि डिग्री वाला टर्म ऊपर रखो, डिग्री वाला टर्म ऊपर रखो, इंटू जिस रेडियन, जो वाला रेडियन हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमें सिमिलरली डिग्री टू रेडियन जाना हो, डिग्री टू रेडियन जाना हो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें रेडियन चाहिए, डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें रेडियन चाहिए, तो रेडियन को ऊपर रख लो, पाई बाई 180 इंटू रिक्वायर्ड अपना थीटा। ठीक है, जो भी अपना डिग्री में एंगल है वो। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया डिग्री टू रेडियन के लिए, लेट से कि 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 6। वैसे 60 डिग्री को करना होता तो यहाँ 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। तो डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री आने का जो कन्वर्जन है वो अपना इस तरीके का है। अभी तो हमने किस में देखा कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर किसी आर्क पे बात करें जिसकी लेंथ L हो और ये रेडियस कितना हो R, और ये इनके बीच एंगल हो थीटा, तो इनके बीच जो रिलेशन होता है इस ये जो थीटा आएगा अपने पास, या फिर जो आर्क लेंथ आती है L इज इक्वल्स टू बेसिकली R थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, L बाई R। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास आर्क लेंथ, ये क्या L क्या है, ये आर्क लेंथ। ठीक है, तो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू बेसिकली रेडियस इंटू थीटा। ठीक, आर्क लेंथ क्या होता है, R थीटा के बराबर। तो ये एक रिलेशन होती है आर्क लेंथ वाली चीज़ों में जो हमें ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। बात करें अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल की, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक लाइन है, अगर हम ये अपना एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है,
तो अगर यहाँ पे एक लाइन ले लें जो कि कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इस लाइन के वर्ड्स जाएं तो जो भी हमें थीटा मिल रहा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अब थीटा को हम, अब जो भी अपना थीटा है उसको डिग्री में भी ले सकते हैं, रेडियन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल क्या है अपने पास, अगर लाइन के, अगर ये जो हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उससे जो इंक्लिनेशन हम मेजर कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर सिमिलरली ये लाइन ऐसे और हम इधर मेजर कर रहे हैं तो ये जो थीटा हम लेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल। लेट्स से कि अगर ये 30 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, इसका इंक्लिनेशन क्या है, पॉजिटिव 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री नीचे की तरफ है तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, -30 डिग्री। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे इसी लाइन में अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाएं तो ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल, और जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तब क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव एंगल। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है कि एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। अब बात करते हैं हम किसी कार्टेशियन प्लेन पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, फिर यहाँ क्या होगा 360। सिमिलरली ये ऐसे मूव करता चला जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या मिलेगा हमें, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या मिल रहा होगा, 180 डिग्री, 360, 180 ऐड करते जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे हमें सिर्फ वहीं वाले एंगल मिलेंगे। जैसे कि इसमें 180 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 540। यहाँ से 360 से चलेंगे 180 तो 540, फिर यहाँ से चलेंगे तो 720। 90 इंटू इवन मल्टीपल, ठीक है, 19 इंटू इवन नंबर कहाँ मिलेगा, 90 इंटू इवन नंबर मिलेगा हमेशा एक्स एक्सिस पे, और 90 इंटू ऑड नंबर कहाँ मिल रहा होगा, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा हमेशा, 90 इंटू ऑड नंबर्स। तो 90 इंटू ऑड नंबर हमें हमेशा वाई एक्सिस पे मिलेगा, 90 इंटू इवन नंबर हमेशा एक्स एक्सिस पे। अब क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड करें अगर, तो इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है अपने पास, अगर 0 डिग्री से चलें तो 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180 के बीच तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक, 180 से 270। मतलब एक क्वाड्रेंट बेसिकली 90 डिग्री मूव करना होता है किसी भी एक एंगल से, जैसे 0 एंगल से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये अपना क्वाड्रेंट का डिवीजन। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या पहले से क्या पता है, वो जो अपने 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो रेशियोज कौन कौन से थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अच्छा, 1/sin क्या हो जाता था, 1/sin इज बेसिकली 1/sin इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, 1/cos इज इक्वल्स टू सेक थीटा, 1/tan इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये 6 रेशियोज हमारे पास पहले से हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हम, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो थीटा इज, अगर थीटा अपना ये है तो ये है अपना परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन बाई कॉस। टैन थीटा इज बेसिकली साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब 1/sin को कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, 1/cos करने पे सेक और 1/tan करने पे कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के तो ये 10th वाले फॉर्मूले हैं जो हमें पहले से पता थे। अब कुछ इसमें 2 वैल्यूज़ या एक ट्रायंगल बेसिकली हमें ध्यान रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि फिजिक्स में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। वो ट्रायंगल है ये वाला। एक बेसिक ऐसा समझ लो कि एक बेसिक पाइथागोरियन वाला 3, 4, 5, ठीक है, या यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, ये वाला लेंथ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो जो एंगल इसमें बनता है, जैसे कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2। ये 10th वाले फॉर्मूले जो पहले से हमें पता होते हैं। ये वाला ट्रायंगल ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर कुछ ऐसा ट्रायंगल है 3 जिसका परपेंडिकुलर 3 हो, बेस 4 हो और हाइपोटेनस 5 हो, ये 3 और 4, तो ये बेसिकली पहले 3² + 4² इज इक्वल्स टू 5², तो है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही। अच्छा, इस कंडीशन में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री, ये वाला एंगल होता है 53 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली sin 37 क्या लिखेंगे हम, sin 37 इस वाले, जैसे कभी भी sin थीटा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने अगर sin 37 ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो बेसिकली
इसके सामने क्या है, ये 3, तो साइन 37 इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। सिमिलरली कॉस 37 क्या होगा, कॉस 37 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट विल बी 4/5। फिर बात करें अगर इसकी, साइन 53 इज इक्वल्स टू 4/5 हो जाएगा। अगर इस एंगल को कंसीडर करें तो साइन 53 इज इक्वल्स टू 4/5, कॉस 53 विल बी 3/5। tan 37 कितना होगा, tan 37 बेसिकली साइन बाई कॉस, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। tan 53 कितना हो जाएगा, सिमिलरली इसके ऑपोजिट 4/3। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ की जो हमें पहले से पता होती हैं। तो बेसिकली साइन 0 इज 0। हमारे पास पहले से कितने एंगल्स हम पढ़ के आए हुए हैं, 5 एंगल, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये 5 एंगल हमने 10th में पढ़ा था। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये 10th वाले फॉर्मूले हैं जो हम वापस से जाके 10th वाले किताबों में देख भी सकते हैं। तो बेसिकली जो साइन की वैल्यू वहाँ पे थी, अब कॉस में जब लिख रहे होंगे तो कॉस 90 इज इक्वल, जैसे कॉस 0 क्या होगा, जो वैल्यू साइन में यहाँ पे है वो वाला मैं यहाँ लेते हैं, कॉस 0 1, ये इस वाले को वहाँ भेज दो, साइन 90 क्या हो गया 0, कॉस साइन 60 कितना है √3/2, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, इसको यहाँ भेज दो 1/2, तो कॉस 60 विल बी 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। साइन वाले टेबल के लिए एक बेसिक सा ट्रिक चलता है कि सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख लो, सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख लिया, ऊपर 0 1 2 3 4 सबका रूट ले लो। ये पता भी होगा, 10th में बताते भी हैं ये सब चीज़ें कि ये कितना हो जाएगा 0, 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2, 2/4 यानी 1/2 का रूट लेंगे तो 1/√2। सिमिलरली ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ साइन के लिए। एक बार साइन का आ गया तो जैसे साइन इधर की तरफ जा रहा था वैसे ही कॉस का बना लेंगे। फिर tan की वैल्यू बस याद कर लो, tan 0 कितना होता है 0, tan 30 विल बी 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब अगर थोड़ा सा आइडिया अपन ग्राफ का भी रखें कि साइन का ग्राफ कैसा होगा, कॉस का ग्राफ कैसा होगा, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हमारे पास ग्राफ का भी हो, तो जैसे कि अगर हम जब भी ग्राफ पे जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ क्या होगा अपना 0 डिग्री, हम इसको किस में बनाते हैं, इसको रेडियन में बनाते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे रेडियन में, π/6, ये कितना होगा π/4, ये होगा π/3, ये होगा π/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 0 ले लेते हैं, 0 रेडियन, फिर π/2, π 3π/2, ऐसा। ये किसके लिए बनाना है, साइन के लिए, ठीक है। एक दो बेसिकली ये बनाने का आइडिया हो जाए कि ग्राफ्स कैसे होते हैं साइन के, कॉस के, टैन के, सो दैट कि जब हमें कभी कुछ ऐसा वेव जब हम पढ़ रहे होंगे वहाँ पे ये हमें बहुत यूज़फुल होगा। साइन की अगर बात करें, साइन के फंक्शन की, तो साइन 0 पे वैल्यू कितनी है 0, साइन 30 बेसिकली π/6 कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 45 मतलब π/4, इससे थोड़ा सा आगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1/√2। बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि साइन की वैल्यू 0 से 90 में बढ़ रही है, तो 0 से 90 में इसका ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग। फिर साइन 0 से 90 में क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। साइन 90 पे वैल्यू कितनी हो गई 1, फिर 90 से 180 में इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर 180 पे इसकी वैल्यू होती है, साइन 180 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, फिर साइन 3π/2 पे वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है। तो बेसिकली ये सब क्या होता है, पेरियोडिक फंक्शंस हैं ये, कि एक इनका साइकिल होता है 2π तक का, 0 से 2π में क्या होगा, ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, या फिर अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। बेसिकली एक साइकिल एक हाथ पे कंप्लीट किया 0 से 2π के बीच में, फिर ये क्या करेगा, इसके बाद फिर से ये पेरियोडिकली इसमें फंक्शंस जो वैल्यूज है, जैसे कि 1/2 2 के लिए मिला, वैसे ही सिमिलरली 0 से नीचे पे भी ये 2 मिल रहा है, फिर ये 2π के बाद से ये ग्राफ अपने इसी नेचर को रिपीट कर रहा होगा। तो ये सारे, ये साइन, कॉस, टैन, ये सब क्या है, पेरियोडिक फंक्शंस हैं। अब साइन 0 से π/2 में कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। 0 से π/2 में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो गई 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 3π/2 बेसिकली 3π/2 इज 270 डिग्री, दिस विल बी -1, ठीक। 2π का मतलब कि 360, साइन 360 इज अगेन 0। अब बात करें कॉस के ग्राफ की,
तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ 0 पे है 1 डिग्री, ठीक है। इसको भी सिमिलरली रेडियन में ही बनाया, अगर इसको भी अगर अपन रेडियन में ही बनाते हैं तो 0 फिर π/2 पे, ये क्या हो रहा है, अगर ये 0 से π/2 में बढ़ रहा था और वैल्यूज़ अगर ऑपोजिट हैं तो 0 से π/2 में क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो बेसिकली अगर इसका आइडिया रखें हम, वैसे ही बना लेते हैं 3-4 वैल्यूज़, 0 π/2 π 3π/2 और ये ले लेते हैं 2π। तो कॉस में क्या हो रहा होगा, ये वैल्यू ऐसे डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो 0 से 2π में इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अच्छा, कॉस पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 से लेके -1 तक सफ़र करती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, 1 से लेके -1 तक। कॉस की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, +1 से -1 तक। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन में अगर हम कोई एंगल डाल रहे हैं, कितना भी बड़ा एंगल डालें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है हमें, +1। साइन में कोई भी एंगल हम डालें उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -1। सिमिलरली कॉस में हम कोई भी एंगल पुट करें उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1। कॉस में कोई भी वैल्यू डालें हम उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। तो 0 से π/2 में इसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग। 0 से π/2 में इसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। तो 0 से π/2 में अगर साइन इंक्रीजिंग है, कॉस क्या है उसमें डिक्रीजिंग है। उसके बाद से ये दोनों ही डिक्रीजिंग है। ये अलग बात है कि ये +1 से 0 की तरफ आ रहा है, ये 0 से -1 की तरफ जा रहा है। साइन पाई मतलब साइन पाई का मतलब कि डिग्री में 180 डिग्री। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1। कॉस पाई इज -1, कॉस 0 है 1, कॉस π/2 इज 0। अगेन 3π/2, कॉस 3π/2 कितना हो गया, 0। फिर कॉस 2π इज अगेन 1। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, -1, ठीक है। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। टैन के ग्राफ की अगर बात करें, नेचर कैसा होता है टैन का, हालांकि टैन साइन और कॉस तो मतलब यूज़ में आ जाएगा वेव्स में, टैन शायद यूज़ में है या ऑलमोस्ट नहीं जाएगा। टैन का ग्राफ बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि 0 से ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, 0 से 1/√3, फिर ये वैल्यू बढ़ रही है, फिर ये इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर अपना इसको 0 बनाते हैं और यहाँ अपन π/2 ले लें, यहाँ -π/2, तो ये क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से आता हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे रिपीट करेगा। तो टैन के ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है कि 0 से 0 पे 0 और उसके बाद से इसकी वैल्यू π/2 पे इन्फिनिटी को टच करती होगी, -π/2 पे -इन्फिनिटी को टच कर रही होगी। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ और बेसिक वैल्यूज़ हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये तो खैर 10th वाले 5 एंगल थे, बाकी हम इसमें कौन कौन सा एंगल याद कर सकते हैं, 0, पाई पे कितना है, जैसे साइन 180 डिग्री कितना है, 0, साइन 270 डिग्री कितना है, -1। तो ये अगर ग्राफ ध्यान में है तो अगर हम कभी मिस आउट करते भी हैं तो जल्दी से बना के हम देख सकते हैं तुरंत। कॉस का भी सिमिलरली बना सकते हैं। ये 1-2 वैल्यूज़ याद रहें तो ज़्यादा बेटर है कि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में हो तो कई बार इंटीग्रेशन में जब वैल्यू हमें पुट करना होगा तो वहाँ पे ये काम में आ जाएंगी चीज़ें। अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हमें 10th में पता थी, या फिर 10th में ये 3 आइडेंटिटीज़ हमें हमारे पास हैं 10th से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हमें पहले से पता है। कुछ और फॉर्मूले इसमें जो हमें ध्यान में रखने हैं वो है, एक sin 2 थीटा करके फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ अभी हमें तुरंत सेकेंड चैप्टर में आएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। बेसिकली अगर sin 60 लिखा हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं, sin इंटू 2 इंटू 30। तो sin 60 की वैल्यू विल बी 2 sin 30 इंटू cos 30, ठीक है। 2 sin 30 इंटू cos 30 कितना होगा, sin 60 के बराबर। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30, ठीक है। तो अगर इसको रखें तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 30 इज √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से भी √3/2 आ रही है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 2 थीटा इज बेसिकली 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली cos 2 थीटा की भी cos 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको 3 फॉर्मेट में लिखते हैं। एक तो ये फॉर्मेट हो गया। अगर इस पूरे फॉर्मूले को साइन के ही फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसको इधर करें अगर तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ऐड होके इधर आएंगे, माइनस का प्लस, ये उधर जाएगा प्लस का माइनस। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर इसी फंक्शन को अपन दूसरे वर्ड्स में लिखें, अगर जैसे कि पूरा हमने साइन के फंक्शन मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले को हमने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसी को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको क्या करते हैं कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो ये क्या होगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1 इधर आएगा तो प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये 3 फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले को ये 3 तरीके से याद रखना है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन, या फिर ऐसे याद कर रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को बेसिकली कैसे लिखना है हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला स्पेशली ध्यान में रखें। ये तो खैर याद रह जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी दोनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख रहे हैं हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है फॉर द टाइम बीइंग। हम बात करते हैं कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे कि 90 के पहले वाली चीज़ें तो हमने देख लिया, या फिर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में कुछ देख ली कि 180 डिग्री हो तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 360 हो तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें तो हमने निकाल ली। जैसे अब रैंडम एंगल हो, जैसे कोई 135 डिग्री लेट से या फिर 225 डिग्री, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए, रैंडम वैल्यूज़ 90 डिग्री से जो बड़ी होती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है जिसको हम कहते हैं ASTC रूल। ठीक है, अभी ASTC रूल क्या है, इसका यूज़ क्या होता है वो समझते हैं। ASTC रूल इज सिंपल सा रूल है कि अपने पास जो क्वाड्रेंट था, ठीक है, अपने पास जो क्वाड्रेंट था, ये ASTC रूल का बेसिकली हम यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। किसके लिए, साइन डिसाइड करने के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए। ठीक है, कि साइन क्या होगा हमारे पास, जो भी फंक्शन आएगा उसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ये ASTC रूल। ASTC रूल का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर वैल्यू फर्स्ट फंक्शन में आ रही है तो जितने भी फंक्शन होंगे अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन की बात कर रहा हूँ हम, साइन कॉस टैन की। अगर कॉसेक में है तो 1 बाई साइन कर लेंगे, अगर सेक में है तो 1 बाई कॉस कर लेंगे, अगर टैन में है तो 1 बाई कॉट कर लेंगे। तो बेसिकली अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू है तो सारे के सारे फंक्शन क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ठीक है, ASTC का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि अगर वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है तो फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सेकंड में जा रहा है तो साइन पॉजिटिव देता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव। ये हो गया ASTC रूल। अब किसी भी रैंडम एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ 4-5 रूल्स हैं या फिर 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अगर कोई एंगल ऐसे कि दिया हो, जैसे कि 225 डिग्री दिया हो, तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जाके लाई करेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे जैसा हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू लाई करती है, 90 इंटू इवन वाली, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ 180 आएगा, 90 इंटू 2 हो गया, फिर 90 इंटू 4 360। ठीक है, इस पे कौन सा वैल्यू लाई करता है, 90 इंटू ऑड वाला, तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा 450, फिर 90 इंटू 7। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ लाई कर रहे होंगे, इस वाली लाइन पे। ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच भी कितना डिग्री का, जैसे इसके और इसके बीच कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो अगर यहाँ 0 हो तो यहाँ 180 होगा, फिर यहाँ पे 180 क्रॉस करेंगे तो फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ 180 क्रॉस करेंगे यहाँ आएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ 90 है तो यहाँ से 180 क्रॉस करेंगे तो इस पे आएंगे, फिर 180 क्रॉस करेंगे तो इस पे जाएंगे। तो
इस वाली लाइन पे तो 90 इंटू इवन, अब हमें चाहिए 225 डिग्री। हमें पता है कि एक क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री तक ये मूव करता है, फिर ये दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर जाता है। तो 225 कहाँ से कहाँ तक के बीच लाई कर रहा होगा, 180 से 270 के बीच, 180 से 270 के बीच, यानी किस में गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। तो ये पता चल गया कि 225 डिग्री कहाँ लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द क्वाड्रेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है कि कोई भी एंगल, जो भी एंगल हमें जिस भी एंगल की वैल्यू निकालनी है, लेट्स से कि sin 225 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो sin 225 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंगल के लिए क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। तो क्वाड्रेंट पता चल गया, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है हमें, सेकंड स्टेप में इस ASTC रूल का यूज़ करते हुए, इस ASTC रूल का यूज़ करते हुए, यूजिंग ASTC रूल डिसाइड द साइन। ठीक है, साइन डिसाइड या असाइन, इसको असाइन भी लिख सकते हैं कि साइन असाइन कर दें हम कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली ये जो अब वो उस समय बात हो रही थी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव देगा, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव देंगे। उसका क्या मतलब है कि sin 225 किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें sin 225 की वैल्यू चाहिए। तो इस वाले क्वाड्रेंट में हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ tan के अंदर ही, अगर यही वैल्यू tan 225 होती, मतलब 225 डिग्री जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर ये tan का फंक्शन होता तो हमारे पास जो वैल्यू आती वो पॉजिटिव आती। लेकिन सिंस ये साइन का वैल्यू है, तो हम क्या कर रहे होंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे हम नेगेटिव वैल्यू, एक नेगेटिव साइन मार्क कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे क्या करेंगे, हम एक नेगेटिव साइन मार्क करेंगे। ASTC रूल का मतलब सिर्फ इतना है कि क्वाड्रेंट डिसाइड करें, और सेकंड, अगर लेट्स से कि कोई वैल्यू है जो इसमें साइन का फंक्शन है और हमारे पास एंगल कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से 180 के बीच में, तो जो भी वैल्यू होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन का आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हम, साइन का फंक्शन जैसे 225 डिग्री है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब इस क्वाड्रेंट में क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ tan पॉजिटिव देगा, साइन क्या देगा हमें इसमें, नेगेटिव, या कॉस भी होता तो क्या देता, नेगेटिव। सिमिलरली कॉसेक, अगर साइन नेगेटिव है तो 1/sin, वो भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। सेक 1/cos, कॉस नेगेटिव है तो 1/cos विल ऑल्सो भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आते ही वो वाली वैल्यू जो भी आएगी उसको हम क्या कर रहे होंगे, नेगेटिव वैल्यू दे रहे होंगे। ठीक है, एक सामने से एक नेगेटिव साइन लगाएंगे ASTC रूल का यूज़ करते हुए। तो ये है ASTC रूल का एप्लीकेशन। अब थर्ड स्टेप में दो काम करना होता है हमें, थर्ड स्टेप में दो काम करना होता है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास बड़ा सा एंगल है, 90 से बड़ा जो भी एंगल है, उसको हम ब्रेक करेंगे 90 इंटू सम इंटीजर प्लस माइनस थीटा में। ठीक है, 90 इंटू प्लस माइनस थीटा में क्या कर रहे होंगे, हम एंगल को ब्रेक कर रहे होंगे, 90 इंटू सम इंटीजर प्लस माइनस थीटा। अच्छा, ये जो थीटा है अपने पास, इस थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, 90 के बराबर भी नहीं, 90 से छोटी हो और 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, 0 से 90 के बीच। अब अगर ये n इवन नंबर है, अगर n इज इक्वल्स टू इवन नंबर है, तो फंक्शन जो भी है फंक्शन सेम रहेगा, इट विल बी इन सिमिलर फंक्शन। ठीक है, इट विल बी इन सिमिलर फंक्शन। अगर n इज इक्वल्स टू इवन नंबर है तो इट विल बी इन सिमिलर फंक्शन। और अगर n क्या हो गया अपने पास, ऑड नंबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अभी वो देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या मतलब है। अच्छा, साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। tan 90, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल्स टू इवन नंबर है, ये ब्रेक करते हुए, तो सिमिलर फंक्शन में ही वैल्यूज जाएंगी, और n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर है तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे कि अगर बात करें हम 225 डिग्री ही है अगर, तो 225 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, 90 इंटू 2 प्लस 45। ठीक है, 90 इंटू 2 प्लस 45। अच्छा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 90 इंटू 2 प्लस थीटा, थीटा क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच, हमारा कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो अपना साइन है,
तो साइन अब 90 इंटू 2 हमने क्या किया, इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया। 90 इंटू जो n है अगर वो इवन नंबर है तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, सिमिलर फंक्शन में एफ ऑफ थीटा बनता है। ठीक है, ये जो थीटा है सिमिलरली इसको क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ थीटा सिमिलर फंक्शन में। अगर ये n ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एफ ऑफ थीटा बनेगा। ठीक, तो उसको बोलने का क्या मतलब है कि साइन 90 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री, 2 क्या है अपना इवन नंबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 के बराबर। ठीक है, साइन 90 इंटू 2 प्लस थीटा, 2 क्या है अपने पास, इवन नंबर है। इवन नंबर होने से क्या होगा, सिमिलर फंक्शन में एफ ऑफ थीटा लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली अगर n ऑड है, लेट से कि अगर ऑड पे हमें जाना 135 ले लेते हैं, 135 डिग्री अगर होता तो क्या करते हैं, साइन 135 अगर ले लें तो साइन 135 डिग्री को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। अच्छा, सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। थीटा कहाँ है, 0 से 90 के बीच, अपना 45 डिग्री है। तो 90 इंटू 1 कैसा है, ऑड नंबर, तो ये जो अपना अभी साइन के अंदर फंक्शन बना हुआ था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, n, सिंस ये n ऑड नंबर है, 90 से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो ऑड नंबर है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 135 इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, ASTC से। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एंगल आएगा उसका क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, फिर ASTC रूल से साइन बेसिकली ध्यान में रख लेना है कि जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे नेगेटिव देना है कि पॉजिटिव। वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, थर्ड स्टेप में कि पहले एंगल को 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा कर लो, उसमें ब्रेक कर लो। अगर n इवन नंबर है तो सिमिलर फंक्शन का एफ ऑफ थीटा जो बन रहा है अपना सिमिलर लिख दो। अगर n ऑड नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा लिख दो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री किसका क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉस, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और कॉसेक का सेक। ये तीनों क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। तो बेसिकली अगर अब साइन 225 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो साइन 225 कितना हो रहा है, साइन 225 90 इंटू 2 प्लस 45 साइन 45 के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। ठीक, वैल्यू तो हो गई 1/√2, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा था, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फाइनली साइन 225 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ 1/√2। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी पे, tan 120 डिग्री अगर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे। tan 120 डिग्री बेसिकली अगर क्वाड्रेंट में बना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो। तो 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 120 डिग्री कहाँ लाई करेगा, अपना क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड में ASTC रूल करके साइन डिसाइड कर लेते हैं। साइन डिसाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव देता है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव देते हैं। तो हमें क्या है, वैल्यू क्या हमारा tan के अंदर, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव वैल्यू देना होगा क्योंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन वाले फंक्शन क्या देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव वैल्यू देते हैं। अब इसको अगर ब्रेक करें तो अब इसको माइनस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 90 इंटू बेसिकली जो एंगल ब्रेक करना था हमें 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, प्लस में भी ब्रेक कर सकते हैं, माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस जो थीटा हो वो किस में हो, अपना 0 से 90 के बीच में हो। और अगर माइनस करने पे, जैसे कि इवन से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पे अगर वाला ये बचा रह रहा है, तो अगर इवन बचा है तो अपने पास क्या होगा, वो सिमिलर फंक्शन में रहेगा। तो इस 120 को कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 माइनस 60, ये क्या है 120 डिग्री होगा, 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60। अब 90 से इवन मल्टीप्लाई हुआ है, 90 इंटू समथिंग इवन हुआ है, तो फंक्शन कैसा रहेगा, उसी फंक्शन में रहेगा। अगर इसी को 90 इंटू 1 प्लस 30 लिखते तो ऑड होता, तो ये क्या हो जाता, कॉट। ठीक है, ये क्या हो जाता बेसिकली tan इंटू, इसी 120 को कैसे लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं tan 90 इंटू 2 माइनस 60, एक बार लिख रहे हैं 90 इंटू 1 प्लस 30। ठीक है, तो 90 इंटू 2 मतलब इवन करने का मतलब हुआ, अगर इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था उसी फंक्शन में क्या लिख देंगे, ये जो थीटा है अपना tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan 60। यहाँ से ये जो tan 60 की वैल्यू आएगी √3। अब हमें ASTC से पता है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसके आगे हमें नेगेटिव असाइन करना पड़ेगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस tan 60 या माइनस
√3, ठीक है। या फिर अगर ये कर रहे होते हैं हम 90 × 1 + 30, तो ये क्या होता 90 × ऑड, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होता, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली cot 30 होता। cot 30 की वैल्यू कितनी होती √3, और ये सिंस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसके आगे माइनस असाइन करते, तो यहाँ से भी कितना आता -√3 या -cot 30, क्योंकि ये किस में चला जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 × 1 + 30 करना सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव, तो उस वजह से इसके आगे फाइनल आंसर के आगे नेगेटिव साइन असाइन होगा। अब कुछ और स्टैंडर्ड वैल्यूज इसमें जो हमें ध्यान में रखना है वो है साइन - थीटा की। अगर बात करें साइन - थीटा का मतलब क्या है कि जैसे 0 डिग्री पे है -π नहीं, साइन - थीटा, ठीक है। साइन - थीटा का वैल्यू कितना होगा वो देखते हैं, ASTC से ही देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। अच्छा, -थीटा बोलने का मतलब कि 0 डिग्री से हम नीचे जा रहे होंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 90 × 0 - थीटा, 90 × 0 - थीटा। तो 90 × 0 मतलब फर्स्ट इस वाली लाइन पे, -थीटा का मतलब कि अच्छा ये थीटा कहाँ से कहाँ तक हम लेते हैं वैसे ही पता है 0 से 90 के बीच, तो हम कहाँ चलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ASTC से हमें ये पता है कि जो भी वैल्यू आएगा साइन - थीटा पे हमें उसमें आगे माइनस लगाना होगा। माइनस क्यों लगाना होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव आता है। अब साइन - थीटा को कैसे लिख रहे हैं 90 × 0 - थीटा, तो अंदर क्या बनेगा साइन - थीटा, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 90 × 0 - थीटा। अब 0 को अगर इवन की तरह ट्रीट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा, और सिंस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसको हम क्या लिखेंगे -sin थीटा, ठीक है। 0 कैसे अगर ट्रीट करें, 0 को अगर इवन जैसा ट्रीट करें तो बेसिकली 90 × 2 - थीटा है, तो ये क्या हो जा रहा था डायरेक्ट tan थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में था tan तो नेगेटिव लगाए थे, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो साइन - थीटा क्या होगा -sin थीटा। cos - थीटा क्या होगा, cos - थीटा विल बी cos थीटा। cos थीटा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या करेंगे cos 90 × 0 - थीटा, ठीक है। cos 90 × 0 - थीटा, तो वहाँ से भी ये क्या बनेगा cos थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos पॉजिटिव, तो वहाँ से क्या आ जाएगा cos - थीटा विल बी cos थीटा। सिमिलरली tan - थीटा विल बी -tan थीटा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। साइन - थीटा इज -sin थीटा, cos - थीटा इज cos थीटा, tan - थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। तो cos थीटा कैसे होता है, आई होप कि ये अब क्लियर होगा, या इसको खुद भी एक बार करके देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिन्हें ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं sin a + b की। तो इसका जो फॉर्मूला आता है अपने पास वो है sin a cos b + cos a sin b। फिर बात करें अगर sin a - b की, तो ये होता है sin a cos b - cos a sin b। फिर बात करें अगर cos a + b की, तो दैट इज cos a cos b - sin a sin b। cos a - b is cos a cos b plus sin a sin b। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको एज इट इज ये फॉर्मूला वाइज ही ध्यान में रखना है कि sin a + b इज sin a cos b plus cos a sin b। ये सारे फॉर्मूले यूज में आएंगे वेव्स के टाइम पे। sin a - b sin a cos b minus cos a sin b, sin a + b is equals to cos a cos b minus sin a sin b, cos a - b is cos a cos b plus sin a sin b, tan a plus tan b is equals to tan a plus tan b 1 minus tan a tan b। Similarly tan a minus b is equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि हमें 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 75 डिग्री की, तो क्या कर सकते हैं इसको 30 + 45 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 30 और 45 पता है। tan 30 + tan 45, तो 75 को क्या लिख लेंगे 30 + 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 + tan 45 अपॉन 1 minus tan 30 into tan 45। तो वैसे करके वैल्यू ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि sin 75 चाहिए तो sin 30 + 45 कर लो, सिमिलरली वैल्यूज पुट कर दो। tan 135 चाहिए अगर तो 180 - 45 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या 135 चाहिए तो 90 + 45 भी कर सकते हैं।
जैसा हमें कन्वीनियंट हो प्लस माइनस में ब्रेक करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमें और ट्रिग्नोमेट्री में एडिशनल ध्यान में रखना है। बेसिक क्या है, अपना एंगल का मेजरमेंट किस तरीके से हो रहा है और किसी भी रैंडम एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हमें पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन योर फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री।